सभी बच्चों के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों का स्वागत है। आज आपका टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं कि जब क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उसी क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं और इसके बाद में जब एग्ज़ाम होता है तो कोई बच्चा 90% मार्क्स ले आता है, कोई 80 लाता है, कोई 70 लाता है और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो टीचर ने पढ़ाया वो समानता में ही पढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विचारों में या कहीं ना कहीं विद्यार्थी की अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी बनती है। तो हमारी कहने का मतलब ये है कि बच्चे को पढ़ने के लिए जब पढ़ने का टाइम हो तो उसमें मन को एकाग्रित करके ही पढ़ना चाहिए। यानी सब कुछ भूल करके बिल्कुल जो शिक्षक पढ़ा रहा है सब कुछ उसी की बातों को हमें समझना चाहिए और उसी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वो बच्चा जो है बहुत ही जल्दी सीख जाता है और आगे सफल भी होता है। तो आज आप लोगों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल की संरचना जो है किस तरह से होती है और वायुमंडल में या किन किन चीज़ों का ये मिश्रण होता है, ये वायुमंडल क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। देखिए, हमारे जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे लिए वायु, इसे प्राणदायिनी भी कहा जाता है। तो हमें सबसे पहले वायु की जरूरत पड़ती है। जहाँ पर वायु प्राप्त होती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद में हमारे लिए वायु के साथ में जल की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरा हमारा जलमंडल बन जाता है। इसके बाद में जल भी हो वायु भी हो, लेकिन रहने के लिए हमें डिसाइड करना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, स्थान रहना चाहिए। तो वो हमारा, इसे भूभाग कह सकते हैं या स्थलमंडल कह सकते हैं। तो हमारा स्थलमंडल होना चाहिए। अब ये तीनों चीजें जहां उपलब्ध होती हैं वहां पर जीवन शुरुआत हो जाता है। तो जब जहां पर जीवन शुरुआत हो जाता है उसके लिए हम जीव मंडल कहते हैं। ये हमारा स्थलमंडल हो गया है। और यहाँ पर इन तीनों चीजों के लिए यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर जो है जीवन है, तो जीवन की जो देन है इन तीनों चीजों की देन है। वायु की जरूरत है तो वायु भी है, जल की जरूरत है जल की है, और स्थल की जरूरत है तो स्थल की है। तो हमारे टॉपिक के माध्यम से केवल इतना ही बताया जाएगा कि वायुमंडल क्या होता है। अब हमें समझने की कोशिश करते हैं कि वायु जो होती है, वायुमंडल में नाना प्रकार की या अनेक गैसों का जो मिश्रण होता है जो हमारी पृथ्वी को कई एक परतों के माध्यम से ढके हुए होती हैं। जो पृथ्वी के लिए कई एक भागों में जो ढकी हुई होती हैं, एक कवर के रूप में होती हैं, एक आवरण चढ़ा हुआ होता है। उस संपूर्ण आवरण के लिए हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल जो होता है उसके लिए कई एक भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को समझते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, और उन गैसों का जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है। तो हमने कुछ जो गैसें हैं उनका जानबूझ करके जो है यहाँ पर इंगित किया है, लिखा है। तो सबसे पहले हमारे वायुमंडल में जो गैस होती है वह नाइट्रोजन पाई जाती है। अधिक मात्रा में जो नाइट्रोजन है वह पाई जाती है, जिसका परसेंटेज होता है 78.8%। इसे कैसे 78.8%। और इसके बाद में नंबर 2 पर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जो गैस उपयोगी है भाई ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, हालांकि नाइट्रोजन के रेशियो से कम पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है 20.95% होता है। कहीं कहीं पर इसे हम 21% भी पाते हैं। नंबर 3 पर आता है हमारा ऑर्गन गैस। जो ऑर्गन गैस होती है तो उसका जो परसेंटेज होता है तो 0.93 होता है। और नंबर 4 में आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 जो होती है तो इसका जो परसेंटेज होता है तो 0.036%। तो ये जो गैसें हैं, अनेक ये सभी गैसें मिल करके एक आवरण तैयार करती हैं जो हमारी पृथ्वी पर जो है घेरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो है कि इस हिसाब से ये मंडलों में आवरण जो है बटा हुआ है, ये 5 मंडल में बटा हुआ है। तो इन 5 मंडल को जो बटा हुआ है उसे हम अलग अलग नाम से भी कह सकते हैं, नाम से पुकार सकते हैं कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है।
पहली बात यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि हमारे वायुमंडल में किस गैस का जो रेशियो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या परसेंटेज किस गैस का सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हमारी नाइट्रोजन गैस आती है। इसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो भारी गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये अधिकांश या प्राय जो है वो निचले भाग में या निचले हिस्से में भारी होने के कारण पाई जाती है। तो यहाँ से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद में हम समझते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल जितना हिस्सा पाया जाता है इसे 5 भागों में बांटा गया है, उसे अलग अलग भागों से हम जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में 2 प्रकार से हिंदी भी पूछी जा सकती है, अंग्रेजी पूछी जा सकती है। तो हमें जो है दोनों प्रकार से ही सीखना चाहिए। कहीं अगर मान लीजिए हमने हिंदी में सीख लिया, अंग्रेजी में ऑप्शन कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन जो है ऐसा सही नहीं बन पाएगा। तो हमें थोड़ा मेहनत करना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि समझी हुई चीज़ जो होती है वो लंबे टाइम तक रहती है। तो सबसे पहले कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर, इसके बाद में लिटोस्फियर, इसके बाद में म्यूसोफियर, इसके बाद में आयनोस्फियर, इसके बाद में एक्सोफियर। कहने मतलब ये है कि जो 5 मंडल हमारे दिए गए हैं, तो इन्हें अंग्रेजी में भी हमने दिखाया है। अगर वैसे हिंदी में अगर कहना चाहें तो सबसे पहले हमारा होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है हमारा समताप मंडल, तीसरा होता है हमारा मध्य मंडल, चौथा होता है हमारा आयन मंडल, और 5वां होता है हमारा विराह मंडल। अब इन मंडलों को जो है हमें याद करने का एक सरल तरीका, तो सबसे पहले बीच वाले मंडल को पकड़ते हैं, इसे हम कहते हैं मध्य मंडल, इसे कहते हैं मध्य मंडल। अब बीच वाला तो वैसे ही मध्य होता है, तो ये तो हमने पकड़ लिया है। तो बीच से 2 ऊपर बची हुई, 2 नीचे बची हुई है। हम नीचे वाले के लिए याद करते हैं, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। मध्य मंडल के बाद में आता है हमारा आयन मंडल होता है, फिर हमारा होता है विराह मंडल। अब हम इन मंडलों के बारे में थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि मंडल से किस प्रकार से प्रश्न बनता है और इससे कैसे मतलब प्रश्न तैयार होते हैं, तो उन्हें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्षोभ मंडल, निचली जो सबसे निचला हिस्सा होता है, निचला जो मंडल होता है, या पृथ्वी के सबसे निकटतम जो मंडल होता है, वह हमारा क्षोभ मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है हमारी पृथ्वी पर, वो 2 प्रकार से पाई जाती है। अगर हम पोल यानी ध्रुवों पर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई स्वाभाविक है कम हो जाना, और जब हम इक्वेटर रेखा पर आते हैं यानी विषुवत रेखा पर आते हैं तो इसकी लंबाई, इसकी जो ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वह 8 किलोमीटर पाई जाती है, और भूमध्य रेखा पर जो है, विषुवत रेखा पर जो ऊंचाई है तो वो हमारी 18 किलोमीटर हो जाती है। कभी कभी इसकी औसत ऊंचाई के बारे में पूछ देते हैं, तो 1316 के बीच में ऑप्शन सही माना जाता है। इस मंडल की कुछ विशेषता भी हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी मंडल में घटित होती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक बात निकल करके आती है कि हम इस पृथ्वी के जो तल से यानी पृथ्वी के स्थल से हम 165 मीटर जब ऊपर के लिए जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 1- हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर हम 165 मीटर की दूरी जब तय करते हैं तो हमारा जो है टेम्परेचर कम हो जाता है। अब इसका भी कारण होता है, कुछ लोग समझते होंगे कि इसका टेम्परेचर ऊपर जाने से जो है बढ़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण तो ऊपर ही, लेकिन कुछ चीज़ समझने वाली होती हैं कि जब हम पृथ्वी पर होते हैं, मान लीजिए कहीं अगर ओपन में बैठी हुई हो, वहाँ का टेम्परेचर लें, अगर हम कोई रूम में बैठे हुए हैं उस पर छत ना हो, वहाँ का टेम्परेचर लें, तो रूम जिस पर छत नहीं है, चारों ओर से बंद है, अगर वहाँ पर बैठे हैं तो वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण केवल यही होता है कि हमारे लिए जो टेम्परेचर है, हमारे लिए जो ऊष्मा है, हमारे लिए जो तापमान है, वो दीवारों के माध्यम से भी प्राप्त होता है, नाना प्रकार की जो चीज़ें इनसे भी प्राप्त होता है। जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जब जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें हमारे लिए यहीं पर छूट जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से हमारा जो टेम्परेचर है तो वह 1- कम हो जाता है। इसे 1- कम भी कर सकते हैं, और दूसरे स्तर से हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई अगर हम तय करते हैं तो 6.4 सेंटीग्रेड इसका जो तापमान है वो माइनस में ही हो जाता है, यानी कम हो जाता है।
तो यहाँ से यहीं पर जो है प्रश्न बन करके आता है। अब यही कारण ये सारी जो घटनाएं घटित होती हैं, जिससे मान लीजिए आंधी, वर्षा, तूफान, बिजली का कड़कना, तो इसी कारण से इसे दूसरा नाम संवहन मंडल का भी दिया गया। तो इसके बाद में हम दूसरे मंडल पर आते हैं, जो हमारा है समताप मंडल। समताप मंडल की भी कुछ अपनी निजी विशेषताएं हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो समताप मंडल में सबसे मेन पॉइंट निकल करके आता है कि जो ओजोन गैस है, ओजोन परत है, वो इसी मंडल में ही पाई जाती है। अब ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ओजोन परत जो एक ऐसी परत होती है जो सूर्य के द्वारा, यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं, अगर सीधे हमारी पृथ्वी पर जब आने लगेंगी तो हमारी पृथ्वी पर जीवन जो है इम्पॉसिबल बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक जो ओजोन गैस है वह क्या काम करती है, जो पृथ्वी से किरणें जो पृथ्वी पर किरणें सूर्य की आती हैं, तो सीधे ना आकर के ओजोन के माध्यम से वहां पर रुक करके उसके बाद में हमारे लिए प्राप्त होती हैं। तो ओजोन जो परत होती है वो सूर्य के प्रकाश को या सूर्य की किरणों को रोकने में और हमारे जीवन की सुरक्षा, यानी हम ये भी कह सकते हैं हमारे जीवन में एक कवच के रूप में प्रदान होती है। अब कहीं कहीं पर ये पाया गया, जैसे ध्रुवों पर ये सुनने के लिए मिला है कि ओजोन में जो है कहीं कहीं होल हो गया, छिद्र हो गया है। तो धीरे धीरे इस पर एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। ये इसके बारे में बताया गया है कि हम सभी लोग जो हैं पर्यावरण पर जो है कंट्रोल करेंगे, अधिक पेड़ पौधों को हम बढ़ावा देंगे, और जितने भी धुआं के संबंध में वाहन हैं तो उनके लिए हम रोक लगाएंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी नुकसान एक गैस होती है जिसका नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज्यादा जो घातक सिद्ध होती है, ये ओजोन परत के लिए सबसे, जो सभी गैसों में अगर देखा जाए सबसे घातक जो गैस सिद्ध होती है वो यही होती है CFC। तो यहीं पर एक अभियान चलाया गया था, इसे हम ओजोन दिवस के रूप में जो है 16 सितंबर भी मनाते हैं। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के लिए मनाया जाता है। इसके बाद में ये भी होता है कि हम ओजोन जो परत होती है उसको हम कैसे मापते हैं, तो उसका जो मापने की जो इकाई है वो डाप्सन होती है। यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात ये निकल करके आती है कि इस मंडल में आंधी, वर्षा, तूफान, इन सभी का जो है होना नहीं पाया जाता है। जब आंधी, वर्षा, तूफान का इनमें होना नहीं पाया जाता है तो सबसे मुख्य बात यह है कि ये मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा कहा जाता है। तो जो लोग वायुयान की यात्रा करते हैं या जो लोग पायलट होते हैं तो इस मंडल में ही वायुयान को अधिकांश उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा समताप मंडल। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत जो किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के लिए मनाया जाता है। ओजोन दिवस की परत की जो मोटाई है वो, उसकी इकाई क्या होती है, कैसे मापते हैं, तो डाप्सन के द्वारा मापते हैं। तो तीसरा हमारा है, इसके बाद में आता है हमारा मध्यमंडल। तो इसमें ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि इसकी जो ऊंचाई होती है जो मंडल की, तो 18 किलोमीटर होती है। इसके बाद में 50 किलोमीटर तक ये जो है हमारा समताप मंडल होता है, और 50 से जो 80 होता है वो हमारा होता है मध्यमंडल। अब मध्यमंडल क्या होता है, मध्यमंडल के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मध्यमंडल क्या है। तो पहले नाम से ही ये सिद्ध होता है कि मध्य मानी बीच का, यानी 5 मंडल होती हैं तो बीच के मंडल को मध्यमंडल कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर हम यहाँ पर जो दिया गया है कि 80 मीटर या ऊपर हम इसके बाद में किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा इस मंडल का जो टेम्परेचर होता है तो 1 माइनस में से इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे डाउन रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें उल्का संबंधी जो है घटनाएं घटित होती हैं। अब उल्का संबंधी घटनाएं क्या होती हैं उनके बारे में समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक जो पत्थर होते हैं तो एक पत्थर दूसरे पत्थर में जो है अपनी गति से दूसरे पत्थर में जो है रगड़ने के बाद में घर्षण बल से जो है वो अपनी एक आग के रूप में जो जलने लगते हैं। तो ये पत्थर होती हैं।
उन पत्थरों को, कहने का मतलब ये है कि कुछ पत्थर टूट करके, या पत्थर जो है वहां से आने के बाद में एक पत्थर दूसरे पत्थर से जब रगड़ने लगता है तो वहां एक प्रकार से जो है उजाला होता है और वो कुछ समुद्र में वैसे कहीं पर गिर जाता है। तो कुछ लोग इसे उल्का के नाम से भी जानते हैं, और बल्कि कुछ लोगों का मत है, कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये टूटा हुआ तारा है। हालांकि ये भी बात है कि तारा कभी टूटता नहीं है, वो गैसीय होते हैं और वो अपनी जगह स्थायी होते हैं। ये लोगों का मत है, ये बिल्कुल बेकार है कि गैसीय जो तारे जो होते हैं वो अपनी जगह पर स्थायी होते हैं। तो इसमें केवल अधिकांश नहीं, इसमें टेम्परेचर जो होता है 1-100 सेंटीग्रेड होता है। इसमें उल्का संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद में आता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल हमारा होता है। आयन मंडल क्या होता है? आयन मंडल के बारे में इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 400 km होती है। तो आयन मंडल के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आयन मंडल क्या होता है। इसमें जितनी भी हमारी जो तरंगे होती हैं, तो ये तरंगे जो होती हैं तो उनको जो है रोकने के लिए, यहाँ से जो पृथ्वी से जितनी भी तरंगे होती हैं तो रोकने का काम करती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई, और विशेषकर ये शोरगुल वाली जो तरंगे होती हैं उनकी जो जो आवाज़ या जो तरंगे होती हैं वो इसी उसमें कैद हो जाती हैं। इसमें कोई इतना समझने वाली बात नहीं। इसकी ऊंचाई जो होती है वो 400 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में हमारा आता है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल की ऊंचाई जो होती है इसकी कोई सीमा नहीं है, इसे लिमिटलेस कह सकते हैं या सीमित होता है, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। और इसमें केवल जो है एक कच्छ के लिए जो है ऊपर ये प्रयोगात्मक के लिए आता है। लगभग काफ़ी ऊंचाई तक इसमें प्रयोग किए जाते हैं और इसमें विशेष कोई कुछ नहीं होता है। जैसे हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को फिर लेते हैं, जैसे अभी हमने बताया गया ओजोन। ओजोन का मतलब ये होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो सूर्य की मान लीजिए किरणें, इसे ओजोन यहाँ पर पाया जाता है। तो ओजोन मान लीजिए इस मंडल में है, समताप मंडल में है। तो ये जो ओजोन गैस होती है, ओजोन परत होती है, ये हमेशा पृथ्वी की जो है अल्ट्रावेट यानी यूवीसी कह सकते हैं, अल्ट्रावेट रे जो होती है उन्हें रोकने का काम करती है। अगर ये ओजोन परत ना हो तो उस पृथ्वी की सूर्य की सीधी किरणें आ जाएंगी तो हमारे यहाँ नाना प्रकार की बीमारियां चर्म संबंधित हो जाएंगी, जैसे कैंसर बनना और भी बीमारियां होती हैं। तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही जो परत पाई जाती है। तो हम सभी लोगों को ये शपथ लेना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से संभवतः ओजोन के लिए जो है क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए और अपने अपने प्रयास करना चाहिए कि हम ओजोन को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।